नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 18 नवंबर 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़, लखीमपुर खीरी वायलेंस, एक्स जज ऑफ पंजाब हाई कोर्ट टू मॉनिटर प्रॉप। देखिए, लखीमपुर खीरी वायलेंस एंड मर्डर केस के ऊपर उत्तर प्रदेश स्टेट पुलिस जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उस पर हम सेटिस्फाइड नहीं है। इस तरह एक स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करीब 1.5 हफ्ते पहले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था हम एक फॉर्मर जज को अपॉइंट करने वाला है ये पूरे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मॉनिटर करने के लिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड एब्सोल्यूट इम्पार्शियल आउटकम हो जाए इस केस का। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह एक स्टेटमेंट क्यों बोला था दोस्तों, इसकी वजह है। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश स्टेट पुलिस जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था तब काफ़ी सारे आई विटनेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए थे, जिन्होंने ये बोला था कि उन्होंने यूनियन मिनिस्टर की कॉन्वॉय जाते हुए देखा था। उनमें से एक गाड़ी उनका बेटा चला रहा था, उन्होंने ही फार्मेज के ऊपर गाड़ी चलाया जिसकी वजह से ये डेथ रिपोर्ट हुए थे। पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया, जितने भी आई विटनेस थे वो अपने स्टेटमेंट्स बदलता हुआ नजर आया। कुछ लोगों ने यह बोलना शुरू किया कि हमने कुछ देखा ही नहीं। आप देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ने से रोक रहा था, ऑब्वियस ही बात है। पर देखिए, एक बात यह दोस्तों, आप लोगों के ऊपर दोषी ठहरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लोग डरते होंगे। आपको पता है हमारे देश में जब इस तरह की पॉलिटिकली इन्वॉल्व केसेस होता है तो उसमें विटनेस स्टेटमेंट देने से लोग डरते हैं। आपको पता है क्या होता है उनके साथ, वो अलग बात है। अब देखिए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टेट पुलिस जो है फोरेंसिक लैब रिपोर्ट्स भी ठीक से सबमिट नहीं किया था। मतलब जितने भी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स है या फिर मोबाइल फोन्स के कॉल रिकॉर्डिंग्स के टावर लोकेशंस, मैसेजेस वगैरह, तो ये सब की रिपोर्ट्स भी सबमिट करने के लिए बोला था। इसमें भी डिले नजर आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हम एक जज को अपॉइंट करने वाला है आपके ऊपर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है, एक फॉर्मर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जज जस्टिस राकेश कुमार जैन साहब को अपॉइंट किया। ठीक है, यही नहीं, बेंच ऑफ चीफ जजेस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत एंड हिमा कोहली साहब ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर प्रोब कर रहा था इसको पूरा रिकॉन्स्टिट्यूट किया। 3 नए आईपीएस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स है एसबी शिरादकर आईपीएस, पद्मजा चौहान आईपीएस एंड डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह आईपीएस। तो ये 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स अब ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में पार्टिसिपेट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। अब देखिए, ये जो तीनों आईपीएस ऑफिसर्स है ना, ये यूपी कैडर के हैं पर यूपी के नहीं है, ये भी बोला कोर्ट ने, ताकि कोई लोकल इन्फ्लुएंस ना हो इस केस के ऊपर। ठीक है, द कोर्ट स्टेटेड दैट जस्टिस जैन्स अपॉइंटमेंट वाज मेंट टू अश्योर फुल एंड कंप्लीट जस्टिस टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से हो और एक अच्छा आउटकम हो जाए इस केस का। बाकी अक्टूबर 3 इंसिडेंट के बारे में आपको पता ही है, हमने काफी बार डिस्कस किया है। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में ये न्यूज आपको काम आएगा। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। अगला न्यूज़ है, स्कूल एनरोलमेंट फेल ड्यूरिंग पैंडेमिक। देखिए, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 रिलीज हुआ है। ये रिलीज करता है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ प्रथम। ये 2005 से एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रिलीज करता है, जिसमें से हमें हमारे देश में जितने डिस्ट्रिक्ट्स है उधर का बेसिक लर्निंग लेवल्स क्या क्या है, बच्चे कितने एनरोल होता है स्कूलों में, वो सारे डिटेल्स मिल जाता है। तो 2021 का डाटा रिलीज हुआ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन हु वर नॉट एनरोल्ड इन स्कूल। देखिए, एनरोलमेंट मतलब क्या होता है, बच्चों पढ़ाई के लिए जो स्कूल में एडमिट होता है। तो ये जो परसेंटेज है, मैं रूरल एरियाज की बात कर रहा हूँ, रूरल एरियाज में बच्चे जो स्कूल में नहीं एनरोल हुए थे ना, वो परसेंटेज डबल हुआ है। और जितने एनरोल हुए थे वो मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स में हुए हैं। प्राइवेट स्कूल से अगर कंपेयर करोगे, ज्यादा एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में हुआ है। एंड ओवर ए थर्ड ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन क्लास 1 एंड 2 हैव नेवर अटेंडेड स्कूल इन पर्सन। ये तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो क्लास 1 एंड क्लास 2 को बच्चे जो है वो इन पर्सन स्कूल नहीं गए थे। मैक्सिमम बच्चे जो है घर में ही बैठ के पढ़ रहे थे। However, enrollment does not necessarily mean that learning took place. इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुआ, पढ़ाई तो हो रहा था। ये जो एनजीओ है, एनजीओ प्रथम, इन्होंने 76,000 हाउस होल्ड्स में सर्वे किया था, वो भी 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों में। उनमें से उनको ये पता चला 92% ऑफ चिल्ड्रन हैड टेक्स्ट बुक्स। पूरे बच्चों में 92% के पास सफिशिएंट टेक्स्ट बुक्स थे पढ़ाई के लिए, पर ओनली ए थर्ड हैड एक्सेस टू एनी अदर लर्निंग रिसोर्सेस और सपोर्ट। देखिए, टेक्स्ट बुक्स को छोड़ के और भी सारे लर्निंग रिसोर्सेस है ना, तो उनके लिए एक्सेस ओनली 1/3 स्टूडेंट्स के पास था। क्लियर?
अब देखिए, अब बात करते हैं स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस के बारे में। इसके बारे में तो काफ़ी रिपोर्ट्स आए थे, हमने कवर भी किया था काफ़ी सारे वीडियोस के थ्रू कि काफ़ी स्टेट्स में इस बच्चों में स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी नहीं है और जिनके पास स्मार्टफोन है उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स तो था। तो SER के हिसाब से ऑनलाइन लर्निंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ए क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स, ओनली 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स, 25% ऑफ स्टूडेंट्स के पास ठीक से स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी या नेटवर्क एक्सेस था। पर ये हर स्टेट में अलग अलग है, कुछ स्टेट्स में तो काफ़ी अच्छा था और कुछ स्टेट्स में एकदम पुअर परफॉर्मेंस था। जैसे केरला में 91% ऑफ स्टूडेंट्स के पास एक्सेस था, स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी था, नेटवर्क का भी एक्सेस था, तो उनका ऑनलाइन लर्निंग अच्छा सा चल रहा था। एंड हिमाचल प्रदेश में 80% स्टूडेंट्स के पास था एंड बिहार में केवल 10% के पास था, वेस्ट बंगाल में केवल 13% के पास था। तो इस तरह अलग अलग स्टेट्स में ये जो स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस है ये डिफर किया है। 2018 की बात किया जाए, ओनली 2.5% ऑफ चिल्ड्रन वेर नॉट एनरोल्ड इन स्कूल। ठीक है, 2018 में, मतलब ये प्री पैंडेमिक की बात कर रहा हूँ मैं, ये पैंडेमिक वगैरह आने से पहले 2018 में पूरे इंडिया में केवल 2.5% बच्चे जो है वो स्कूल में एनरोल नहीं हुए थे। एंड 2020 और 2021 के सर्वे के हिसाब से ये फिगर 4.6% हो गया, मतलब 2.5% से सीधा 4.6% बच्चे स्कूल में नहीं एनरोल हुए थे। अब गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट की बात करें तो एनरोलमेंट स्पाइक्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 64.3 टू 70.3%। देखिए 2018 में 64.3% बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल हुए थे, 2021 में वो 70.3% हो गया। प्राइवेट स्कूल में 32.5% से 24.4% में ड्रॉप भी हो गया। इसकी वजह क्या हो सकता है? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, फिनेंशियल डिस्ट्रेस होगा। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे हाउस होल्ड्स में प्रॉब्लम हुआ था पैसों का, तो फिनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से मैक्सिमम लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को एनरोल किया एंड प्राइवेट स्कूल्स मैक्सिमम क्लोज हुए थे। एंड मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स टू रूरल एरियाज, जो माइग्रेंट्स है जितने सिटीज़ वगैरह में रह रहे थे, अर्बन एरियाज में रह रहे थे, वो रूरल एरियाज में वापस गए थे। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट है ये ज़्यादा हुआ था, मतलब 70.3%। ये सारी डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट कीजिएगा। मेंस की आंसर राइटिंग में अगर आप इस तरह की डाटा लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑलमोस्ट 40% ऑफ स्टूडेंट्स टुक ट्यूशन क्लासेस as many parents struggle to provide the learning support students were not received from close schools। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ट्यूशन क्लासेस लिए थे पैंडेमिक के दौरान, करीब 40%। वो तो अभी भी लेते हैं दोस्तों, स्कूल में कितनी भी अच्छी पढ़ाई हो लोग तो ट्यूशन के लिए जाते ही है, ठीक है, वो तो हमारे इंडिया में एक नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। ऑल्दो टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाज ए सक्सेस स्टोरी इन मोस्ट स्टेट्स। देखिए मैंने बताया था 92% स्टूडेंट के पास टेक्स्ट बुक एक्सेस था, तो वो तो अच्छा हुआ हमारे देश में। जस्ट ओवर ए थर्ड ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लोज गवर्नमेंट स्कूल्स इन 2021 रिसीव्ड वर्कशीट्स, फोन मैसेजेस और एनी अदर सॉर्ट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज और मटेरियल्स इन द वीक ऑफ सर्वे, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट बुक को छोड़ के जितनी और लर्निंग रिसोर्सेज था ना, जैसे वर्कशीट्स है, फोन मैसेजेस है, ये सब बहुत कम हुआ। ओनली 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स को ये सब एक्सेस मिला। तो ये है मेजर पॉइंट्स, वो भी काफ़ी सारे पॉइंट्स है इस रिपोर्ट में। मेजर पॉइंट्स मैंने बता दिया, जितने मैंने ये एनरोलमेंट के बारे में बताया वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और जो टेक्स्ट बुक एक्सेस के बारे में बताया एंड केरला, हिमाचल प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल की जो कंपैरिजन है वो सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नोट्स के इंकॉर्पोरेट कीजिएगा, ठीक है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है इंडिया टू होल्ड फर्स्ट 2+2 विथ रशिया ऑन December 6। सबसे पहले 2+2 मीटिंग मतलब क्या होता है? देखिए, एक कंट्री का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर दूसरे कंट्री के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर के साथ हाई लेवल टॉक्स करते हैं। उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स डिस्कस होता है जो दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस के लिए मैटर करता हो, उसको हम 2+2 डायलॉग या फिर 2+2 मीटिंग बोलते हैं। इससे पहले इंडिया केवल क्वाड पार्टनर्स के साथ ही 2+2 मीटिंग किया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये पहली बार रशिया के साथ 2+2 मीटिंग होने वाला है। रशिया की तरफ से उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सर्जी लावरोव एंड डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोइगु अटेंड करेगा, एंड ओबीसी बात है इंडिया की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और आपको ये बात पता होगा कि December 6 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आने वाला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ काफ़ी डिस्कशन करेंगे और एक इंटर गवर्नमेंटल जॉइंट कमीशन मीटिंग भी होगा, है कि नहीं। अब देखिए, रशियन कॉन्टेक्स्ट में बात करने से रशिया इससे पहले जो 2+2 फॉर्मेट है वो केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया है। मतलब रशिया के साथ अगर कोई दूसरे कंट्रीज का प्रॉब्लम है, ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम, बाउंड्री रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई मैरिटाइम इश्यूज, तब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2+2 फॉर्मेट कंडक्ट करता था, जैसे जापान के साथ, फ्रांस के साथ एंड बहुत पहले यूएस के साथ भी वो करते थे। और ये पहली बार
प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडिया एंड रशिया के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंडिया रशिया का ट्रेड रिलेशंस भी अच्छा है एंड इंडिया जो है आर्म्स एंड एमुनिशंस सबसे ज़्यादा रशिया से खरीदते हैं। तो इंडिया एंड रशिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस है उन्हें और स्ट्रेंथन करने के लिए ये 2+2 मीटिंग हो रहा है। एंड ऑब्वियस ही बात है, ये मीटिंग में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होगा, जैसे सेंट्रल एशिया का साथ इंडिया का जो टाइज है एंड रशिया का जो एंगेजमेंट है इंडो पैसिफिक में, वो सब के बारे में डिस्कशन होगा। वैसे दोस्तों दिसंबर 6 के बाद जब ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा, हम एलाबोरेटली आपको बताएंगे क्या क्या डिस्कस हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे जो न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर है पवन कपूर, ही विल जॉइन द कंसल्टेशंस। एम्बेसडर मतलब क्या है? देखिए, हर एक कंट्री के कैपिटल में एक एम्बेसी होता है, एम्बेसी हमेशा कैपिटल में रहेगा। ठीक है, एम्बेसी का जो हेड है वो है एम्बेसडर। आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर एक्चुअली दोनों सेम है। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जो हेड ऑफ द एम्बेसी है उन्हें हम हाई कमिश्नर बोलते हैं, एंड जो अदर कंट्रीज है उधर हम एम्बेसडर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या डिस्कस होगा वो तो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन होने वाला है डिफेंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एंड ऑब्वियस ही बात है, जो इंडिया का परचेस है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में कल भी हमने बताया था, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। $5.43 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है एंड एक डिबेट होगा ओवर प्लेसिंग US सैक्शंस ऑन द गवर्नमेंट। देखिए, US हमको धमकी दे रहा था कि हम कैट्सा सैक्शंस लगाएंगे, कैट्सा सैक्शंस लगाएंगे आपके ऊपर अगर आप रशिया से ये इतना बड़ा अमाउंट का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे तो। वैसे कैट्सा सैक्शन मतलब क्या है, ब्रीफली आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जिन कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम है, जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, उनके साथ यूएस का तो प्रॉब्लम है। तो यूएस ने एक लॉ पास किया है, कैट्सा लॉ करके। उन्होंने ये बोला अगर कोई दूसरे कंट्री ये रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान से कोई वेपन खरीदेंगे तो उनके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे। वैसे दोस्तों हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ये पहले भी क्लियर किया है कि कैट्सा सैंक्शन तो आपका लॉ है, आप हमारे ऊपर सैंक्शन लगाना तो लगा दो, हमें क्या है, हम तो खरीदेंगे, हमें तो चाहिए भाई वेपन्स चाहिए, वो भी कम प्राइस में अच्छे अफोर्डेबल एंड क्वालिटी वाले वेपन्स तो चाहिए, उसके लिए हम किसी से भी खरीदेंगे। हमारा रशिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है तो आपका टेंशन है कि नहीं। तो वैसे कैट्सा एक बहुत बड़ा इश्यू है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में इतना मैटर नहीं करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि यूएस के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करना ज़रूरी है। तो हम डिप्लोमेटिकली उसको मेंटेन करते हुए आया है, तो वही है। ठीक है, एंड 2 मेजर डिफेंस डील अवेटिंग है इंडिया और रशिया के बीच में। एक है AK-203 असोल्ट राइफल्स एंड IGLA-S वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसके ऊपर प्रोग्रेस हो सकता है ये जो 2+2 मीटिंग में। एंड और एक डील है KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। मेरे हिसाब से KA स्टैंड्स फॉर कैमोव। ठीक है, तो KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के बारे में भी डिस्कशन हो सकता है, पर कोई कंक्लूजन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये सब मैं आपको वैसे बता दूंगा दोस्तों, जैसे दिसंबर 6 के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगा। एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू साइन द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रेलोस एग्रीमेंट एंड ए नेवी टू नेवी कोऑपरेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्या होता है, ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट? देखिए, इंडिया के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो गया, शिप हो गया, वो दूसरे पोर्ट में जाता है, तो रिप्लेनिश करने के लिए बेसिकली फ्यूअल हो गया, फूड सप्लाईज हो गया, और कोई सर्विसेज चाहिए, वो सब बिना कोई प्रॉब्लम का उनके पोर्ट से मिलने के लिए एक दूसरे कंट्री के बीच में रेलो साइन करते हैं। इसको रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट बोलते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंडिया ने ये जो रेलोज है किन किन कंट्रीज के साथ साइन किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है, देयर इज ऑल्सो प्रपोजल टू एस्टैब्लिश ए सेपरेट जॉइंट कमीशन। काफी सारे जॉइंट कमीशन एस्टैब्लिश होने वाला है ये 2+2 मीटिंग के बाद। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के ऊपर, हाई टेक्नोलॉजी एरिया सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, क्वांटम, नैनो, बायो एडवांसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हिच कुड बी अनाउंस्ड। तो आप टेंशन मत लीजिए, दिसंबर 6 के बाद आपको एलाबोरेटली हम बताएंगे क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है एंड किन किन सेक्टर्स में कॉपरेशन अनाउंस हुआ है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है करतारपुर कॉरिडोर रीओपन्स फॉर पिलग्रिम्स। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, कल ही अपलोड हुआ है, आप देख लीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है करतारपुर कॉरिडोर के बारे में एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन सिखिज्म, ये सब के बारे में मैंने बताया है। अब न्यूज़ से आया है ये रीओपन हुआ है। देखिए, मार्च 2020 में ये बंद हुआ था ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक। अब 20 महीने हो गए करतारपुर कॉरिडोर को बंद हो गए। अब ये फिर से खुल गया है क्योंकि कमिंग फ्राइडे को प्रकाश पूर्व है, बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। वो 18 साल गुरुद्वारा दरबार साहिब में रहे थे, इसलिए सिखिज्म में गुरुद्वारा दरबार साहिब जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है, रिलीजियसली इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करते हैं? हमारे पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में देरा बाबा नानक श्राइन है, इनको
पाकिस्तान के नारोवल डिस्ट्रिक्ट में गुरुद्वारा दरबार साहिब को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेट द पिलग्रिम्स वेयर गिवन ए वार्म सेंड ऑफ। देखिए ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, इसकी जो नोडल कंस्ट्रक्शन एजेंसी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, एंड इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट में वार्म सेंड ऑफ दिया है जितने भी पिलग्रिम्स को। इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट मतलब क्या होता है, बेसिकली बॉर्डर्स में जो होते हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बोलते हैं, जिसमें इंडियन बीएसएफ के भी पर्सनल रहेंगे एंड पाकिस्तान के भी आर्मी के या फिर उनके जो बॉर्डर फोर्स है उनके भी पर्सनल रहेंगे। ठीक है, एंड पाकिस्तान हाई कमीशन ट्वीट विद ए वीडियो, इंडियन सिख पिलग्रिम्स वार्मली वेलकम बाय द पाकिस्तान ऑन देयर अराइवल थ्रू करतारपुर साहिब कॉरिडोर। अच्छी बात है दोस्तों, आपको पता है करतारपुर कॉरिडोर जो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में एक मेजर रोल प्ले करता है। इस तरह की छोटे छोटे जो गेस्टर्स है वो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने वार्म वेलकम दिया है इंडियन डिवोटीज़ को। तो वही है दोस्तों, मैप आप देख लीजिए, इंडिया गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ये है, ये पाकिस्तान का नारोवल डिस्ट्रिक्ट है, ये जो रेड लाइन में दिख रहा है ये इंडो पाक बॉर्डर है। तो हमारा डेरा बाबा नानक श्राइन को करतारपुर में जो गुरुद्वारा साहिब है उधर तक कनेक्ट करते हैं। करीब 4.7 किलोमीटर का कॉरिडोर है मेरे हिसाब से, एक बार चेक कीजिएगा। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी रेवी रिवर कॉरिडोर के नीचे से बहती है, एंड रेवी रिवर का एक पार्ट आप इधर देख सकते हो। बेसिकली ये जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है, दिस इज ऑन द बैंक्स ऑफ रेवी रिवर, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आप वो वीडियो देख लीजिएगा, हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, उसमें मैंने काफ़ी पॉइंट्स डाला है जो भी आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंडिया नेबरहुड रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है कैबिनेट नोट फॉर मोबाइल सर्विसेज इन 7,287 विलेजेस। देखिए यूनियन कैबिनेट की तरफ से एक अप्रूवल आया है फॉर प्रोविजनिंग ऑफ मोबाइल सर्विसेज ओवर 7,000 अनकवर्ड विलेजेस में। कौन कौन से स्टेट्स में होगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र एंड ओडिशा एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,466 करोड़। बेसिकली दोस्तों जिन विलेजेस में मोबाइल नेटवर्क कवरेज कम है उनमें 4G सर्विसेज वगैरह दिलाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक कैबिनेट अप्रूवल आया है। ठीक है, इट एडेड दैट प्रोजेक्ट एनविसेजेस टू प्रोवाइड 4G मोबाइल सर्विसेज। देखिए 4G मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे 7,287 अनकवर्ड विलेजेस ऑफ 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, देखिए नीति आयोग का एक प्रोग्राम था, इन्होंने हर स्टेट्स में से एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया था एज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है, वही डिस्ट्रिक्ट है जिनके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह काफ़ी खराब है, उनको एज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुनते हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए बेसिकली सोशली एंड इकोनॉमिकली उन्हें डेवलप करने के लिए काफ़ी ग्रांट्स वगैरह दिया जाता है, काफ़ी मेजर्स अडॉप्ट करते हैं गवर्नमेंट जो है। तो इन 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 7,287 विलेजेस को 4G मोबाइल सर्विसेज के लिए जो भी प्रोविजन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। पूरे पैसे जो लगेगा वो 6,466 करोड़ है। इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कवर होगा 5 साल के लिए, मतलब ये मेंटेन करने के लिए जितने पैसे चाहिए वो भी कवर होगा ये 6,466 करोड़ में। ठीक है, अब इसकी जो फंडिंग है ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से आएगा। अब ये क्या है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, बेसिकली दोस्तों दिस इज द पूल ऑफ फंड्स जनरेटेड बाय 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी। देखिए जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं हमारे देश में उनकी जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, मतलब इनको टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू या और भी इनकी जितनी भी कमाई है, इनकी जो रेवेन्यू सोर्सेस है उसमें से जितने पैसे उनको मिलता है उसका 5% उन्हें यूनिवर्सल सर्विस लेवी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और ये पैसे जाता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इन द नेम ऑफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से ये जो मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला जो ये प्रोजेक्ट है ये होगा। ठीक है, ये जो USOF है दिस कम्स अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2003 में ये अमेंड किया गया था एंड इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर ये गवर्न करते हैं इस फंड को एंड इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस को। ठीक है दोस्तों, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से आता है इसमें जो पैसा है। ठीक है, मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स के जितने रेवेन्यू है उसकी 5% उन्हें गवर्नमेंट को एज यूनिवर्सल सर्विस लेवी करके देना पड़ता है, वही है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स द न्यूज़। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है ई श्रम 70% इनफॉर्मल वर्कर्स SC ST OBC। सबसे पहले ई श्रम पोर्टल के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव था, बेसिकली हमारे देश में जितने इनफॉर्मल सेक्टर्स में या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले जो लोग हैं उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए।
इनफॉर्मल सेक्टर मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए फॉर एग्जांपल हमारे देश में जितने इंडस्ट्रीज वगैरह है, जितने कंपनीज है, उधर जो लोग काम करते हैं, जो लेबर काम करते हैं, उनका वर्किंग कंडीशंस कैसे होनी चाहिए, उनकी वेजेस कैसे होनी चाहिए, उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, ये सारे के बारे में प्रॉपर लेबर लॉज वगैरह है गवर्नमेंट की तरफ से। पर कुछ सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हमेशा अनअकाउंटेड हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह गवर्नमेंट की तरफ नहीं है, उनको आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोग बोल सकते हो। तो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें ये पूरे अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाला जो लेबर्स है या कोई वर्कर्स है, उनका पूरा डाटा कलेक्ट किया जाएगा एंड सबको एक 12 डिजिट यूनिक आईडी भी दिया जाएगा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट काफ़ी सारे वेलफेयर मेजर्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड किया करेंगे इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को। क्लियर? आप देखिए, on India's first centralized database of unorganized workers, e-Shram portal, more than 7.86 crore registration, अब तक 7.86 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें से 40.5% जो है ये अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, 27.4 जो है जनरल कैटेगरी से रिलेट करते हैं, 23.7% जो है शेड्यूल कास्ट से एंड 8.3% जो है शेड्यूल ट्राइब से। देखिए इस तरह की एस्टिमेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दे ऑफर एन इंडिकेटर ऑफ सोशियो प्रोफाइल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स इन इंडिया। हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स काम करते हैं, इनकी सोशल प्रोफाइल क्या है, ये पता करने के लिए इस तरह एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है। ठीक है, 2011 सेंसस के हिसाब से हमारे पॉपुलेशन में, देखिए मैं 2011 सेंसस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2021 सेंसस अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। 2021 सेंसस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लेट हुआ था, ये होते होते 4-5 साल लग जाएगा, करीब 2 साल सेंसस रिजल्ट आएगा, पर तब तक हमारे लिए बाइबल 2011 की सेंसस है। पर 2011 की सेंसस के हिसाब से अगर आप डेटा लोगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ा है। ठीक है, वैसे 2011 सेंसस के हिसाब से हमारे शेड्यूल कास्ट के पॉपुलेशन शेयर 60.2% था एंड शेड्यूल ट्राइब का 8.2% था। ओबीसी का काउंट कड़क कितना है ये मालूम नहीं है, क्योंकि 2011 सेंसस में एक प्रॉपर सोशो इकोनॉमिक सेंसस नहीं हुआ था ना, इसलिए कैस्ट बेस्ड सेंसस वगैरह होना करके आजकल यूपी गवर्नमेंट वगैरह हल्ला मच रहा है। ठीक है, तो जो भी ये 2011 सेंसस से ओबीसी कितने हैं ये कड़क मालूम नहीं चला था। फिर भी 2007 में हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे करवाया था, जिसमें से ये पता चला था शेयर ऑफ ओबीसी 14.9% है, पूरे पॉपुलेशन का करीब 40.9% ओबीसी है। ठीक है, तो पॉपुलेशन शेयर ऑफ जनरल कैटेगरी कितना है? 34% है। और देखिए ऑक्यूपेशन वाइज रजिस्ट्रेशन डाटा ये क्या है? मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हैव बीन सीन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ है। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप नोट्स में इंकॉर्पोरेट कीजिएगा। ठीक है, एंड इट इज फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन सेक्टर 12.2% एंड डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड वर्कर्स 8.71%। तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से हुआ है, दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हुआ है, तीसरा डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड वर्कर्स से हुआ है। देखिए फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड वर्कर्स मतलब जो मेड वगैरह है वो भी तो अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इनकी भी वर्किंग कंडीशंस कैसे होने चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन है क्या? नहीं है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आप अगर आपके घर पे किसी आपके आसपास के कोई मैसन को बुला रहे हो काम करवाने के लिए, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, इनके लिए भी कोई प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऐसे दिया नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, है कि नहीं? जब आप कोई इंडस्ट्री में जाके काम करोगे तब आप ऑर्गेनाइज बन जाओगे। समझ रहे हो ना अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है? ई-श्रम पोर्टल हैज बीन रिकॉर्डिंग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इन रूरल एरियाज आर रूटीनली रिकॉर्डिंग 2 ऑक्यूपेशंस। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो एक ही काम करेगा, वो 2 काम भी कर सकता है, 3 काम भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना घर तो चलाना है। ये सब हैंड टू माउथ होता है, एक दिन कमाता है उसी पैसे से खाते हैं, इनका सेविंग्स वगैरह बहुत कम होता है कि नहीं दोस्तों? अब स्टेट्स के हिसाब से रजिस्ट्रेशन देखने से क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में वेस्ट बंगाल टॉप स्लॉट में है, 13.38% जो रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल से हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके बाद ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एंड हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन वेर सीन फॉर क्रॉप एंड फार्म लेबरर्स एंड फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोवर्स। ठीक है, ये फर्दर ब्रेकडाउन है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा फिर से वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा में हुआ। तो कुल मिला के दोस्तों देखिए नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, साउथ इंडिया में से बहुत कम दिख रहा है और है भी है तो बहुत नीचे इनका पोजीशन। ठीक है, एंड हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन वेर रिकॉर्डेड फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। क्लियर? तो यह है ई-श्रम पोर्टल से रिलेटेड एक डाटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहला वो नोट करके रख दीजिएगा। पर्पस 3 जनरल स्टडीज 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, एम्प्लॉयमेंट, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट में एक पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, आईओसी एडवाइस ऑन ट्रांसजेंडर एथलीट रूल्स। देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक एडवाइस पब्लिश किया है टू ऑल द नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ द कंट्रीज
to shift the focus from individual testosterone levels and calling for evidence to prove when a performance advantage existed. देखिए पूरा बैकग्राउंड मैं आपको समझाता हूँ, तब आपको न्यूज़ पूरा समझ में आएगा। ये जो रीसेंट टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था ना दोस्तों, ये ऐसा पहला ओलंपिक्स था जहाँ एक ट्रांसजेंडर एथलीट कॉम्पीट किया था एंड शी वाज वेट लिफ्टर लॉरेल हुब्बार्ड। ठीक है, तो एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आया था ओलंपिक्स में, पहली बार एक ट्रांसजेंडर कॉम्पीट किया था एंड शी कॉम्पीटेड इन वीमेंस कैटेगरी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रूल्स के हिसाब से अगर एक ट्रांसजेंडर में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एक थ्रेशोल्ड से नीचे है तो वो वीमेन कैटेगरी में कॉम्पीट कर सकता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? वो एक मेल सेक्स हार्मोन है। नॉर्मली फीमेल्स में भी थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन रहता है पर बहुत ही कम। पर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर वीमेन में ज़्यादा है तो उनको मसल मास वगैरह ज़्यादा होता है और उनको एक एडवांटेज मिल जाता है वीमेन पार्टिसिपेंट से, ये क्रिटिक्स कहता है। आप देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स में और एक इंसिडेंट हुआ था। एक 800 मीटर चैंपियन थी कैस्टर सेमेन्या। ये इससे पहले 2 ओलंपिक्स में मेडल जीत चुकी थी और एक वर्ल्ड चैंपियन भी थी, और इनको टोक्यो ओलंपिक्स में उनके इवेंट्स में कॉम्पीट करने का परमिशन नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? ये बोला था कि टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि इनकी शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा एडवांटेज मिलना था। तो इसकी वजह से 2021 ओलंपिक्स में इन्हें कॉम्पीट करने ही नहीं दिया। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल केस था। अब ये 2 केस के बारे में आप समझ गए। आप देखिए, ये सब केसेस होने के बाद अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि एक एडवाइस पब्लिश किया। जितने भी नेशनल ओलंपिक कमेटीज़ है उनको ये बोला, आप ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के ऊपर फोकस करना छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी को अगर परफॉर्मेंस एडवांटेज मिल रहा है तो उसके लिए प्रॉपर एविडेंस लेके आओ। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। नो एथलीट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉम्पीटिंग बेस्ड ऑन एन अनवेरीफाइड, अलीज्ड और परसीव्ड अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ड्यू टू सेक्स वेरिएशन। सेक्स वेरिएशंस की वजह से अगर किसी को एडवांटेज मिल रहा करके आपको लग रहा है तो आप इस तरह अनवेरीफाइड और एलिगेशंस और इस तरह की पॉइंट्स आप मत बोलिए। अगर आपको लग रहा है किसी को इस तरह की अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है सेक्स वेरिएशंस की वजह से, तो उसके लिए आप प्रॉपर एविडेंस लेके आना है। इस तरह एलिगेशंस नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ये ठीक नहीं है। ठीक है, ऊपर से ये जो टोक्यो ओलंपिक्स में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ट्रांसजेंडर को भी अलाउ किया है, तो ये सब एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। तो इसके बीच में इस तरह की कंट्रोवर्सीज नहीं लेके आना है। अगर आपको लेके आना ही है तो प्रॉपर एविडेंस के साथ आइए। ठीक है, द 6-पेज डॉक्यूमेंट फॉलोज ईयर्स ऑफ कंसल्टेशन विद मेडिकल एंड ह्यूमन राइट। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से, ये सालों से कंसल्टेशन और मेडिकल कंसल्टेशन वगैरह हो रहा था ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट से, काफ़ी सारे डॉक्टर्स से। इसके बाद ये डिसाइड किया है कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पर देखिए, एक कोई लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके ऊपर अभी काफ़ी डिस्कशन होगा। नेशनल जितने ओलंपिक कमेटीज़ है वो भी डिसाइड करेंगे अगर किसी को इस तरह ट्रांसजेंडर्स को एडवांटेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की बातें जो भी है। तो बस एक न्यूज़ आया, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में जब फाइनल कुछ गाइडलाइंस आएगा तब आपको मैं क्लियरली बता। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इट वॉज सेटअप इन द फॉर्म ऑफ एन एसोसिएशन अंडर स्विस सिविल कोड। देखिए, स्विस सिविल कोड के अंडर ये सेटअप हुआ था, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। एंड इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1894 बाई पीरी डे कुबर्टिन एंड डेमेट्रियोस विकेलास। ठीक है, पीरी डे कुबर्टिन फादर ऑफ ओलंपिक्स भी बोलते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ये भी आपको पता है। एंड इट इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ नेशनल ओलंपिक कमिटीज़। जितने भी कंट्रीज़ के नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ हैं और जो ओलंपिक मूवमेंट है, इसकी गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 में स्पोर्ट्स इंटरनेशनल इवेंट्स में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।